Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. अब जैसे कि आप यहाँ पे एक टॉपिक देख पा रहे हैं, ये शॉर्टी नोट सीरीज़ का टॉपिक है। हम अपनी शॉर्टी नोट सीरीज़ में जैसा कि मैंने कहा आपसे कि हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, है ना। तो हम उसमें स्टैटिक जीके भी डिस्कस करते हैं और हम उसमें साथ में क्या डिस्कस करते हैं, हम उसमें अगर कोई चीज़ होती है जो कंटेक्चुअल होता है, जो आज की डेट में हुआ है, करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, मंडल कमीशन। ये अभी अगर मैं बात करूँ आपसे फ़िलहाल में, तो कोई कंटेक्चुअल ऐसी कोई चीज़ फ़िलहाल तो नहीं हुई है कि मैं आपसे कहूँ कि भाई अभी अभी एकदम हालिया कोई चीज़ हुई है, लेकिन इसका असर जो है, अगर आप इसको हर आए दिन आजकल अखबारों में देखें तो आपको हर 2-4 महीने में कोई ना कोई चीज़ ऐसी पता चल जाएगी जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं ये मंडल कमीशन से था। मतलब बात हो रही है रिजर्वेशन की, है ना। रिजर्वेशन कोटा इंडिया में जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारी, अगर आपको ये समझ में आता है कि ऑनलाइन अगर आप जाते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है फ्लोट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। कई बार रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाली, कई बार रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोलने वाली, कई बार कन्हैया कुमार आपको मिल जाते हैं, कई बार आपको और भी सदस्य मिल जाते हैं जो कहते हैं कि रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार ये पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर भी उभरता है, ठीक है। और देखा जाए तो भारत में रिजर्वेशन जो है आज की डेट में, पहले एक समय होगा जब हम उसको सोशल एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे समझते थे, ये सोशल नेसेसिटी के टाइम पे हम उसको समझते थे। आज की डेट में ये पॉलिटिकल एजेंडा है और बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है। बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे नेताओं की कुर्सी जो है वो इसी पर टिकी हुई है, राइट। तो अगर आप ये बात जानते हैं कि मंडल मूवमेंट या मंडल कमीशन, अगर हम बात करते हैं मंडल कमीशन, क्योंकि वो मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट पे था, और मंडल मूवमेंट एक तरह का मूवमेंट आप कह सकते हैं। जैसे हम जब कहते हैं ना मूवमेंट, आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ड्राइव को, एक जो बहुत बड़ी चीज़ जो चलती है, एक ड्राइव जो चलती है, उसको हम मूवमेंट का नाम देते हैं। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था या क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, उसी तरह से आप एक बात कर सकते हैं कि जो आप अभी एंटी करप्शन मूवमेंट चला था अन्ना हजारे का, है ना, रिसेंटली, वो तो आपने सुना होगा। उसी तरह जब हम मंडल मूवमेंट की बात करते हैं तो ये एक ट्रिगर हुआ था कहाँ से, मंडल कमीशन की रिपोर्ट से, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसके नाम पे थी, बीपी मंडल के नाम पे। अब मंडल, कई बार ये दिमाग में आता है कि भाई मंडल, तो मंडल क्या, मंडल मतलब किसकी बात हो रही है, मंडल किसको बोलते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि भाई एक मंडली बनी हुई है या मंडल है, उससे नहीं है, है ना। ये एक सरनेम था जिसके ऊपर ये रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने उनके जो जिनके जिसको आप कहते हैं कि जिनके सुपरविजन में या जिनके प्रेसिडेंसी में या जिनके आप एक प्रेसिडेंस जिन्होंने किया था, हु प्रिसाइडेड ओवर दिस, जिनके कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनके नाम पे इसका मंडल कमीशन की बात हुई थी या मंडल मूवमेंट शुरू हुआ था। अब जब आप बात कर रहे हैं जैसे कि IGKO की जब हम बात करते हैं, है ना, तो बच्चों बहुत सिंपल सी एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमको कि जब हम एक एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्तर का है, तो हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हम पुराने पेपर्स उठाएं और हम फटाफट बस उनको रिवाइज़ करें और हम सोचें कि हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। वो नहीं हो पाएगा। IGKO का स्तर जो है बाकी जो नॉर्मल एग्जामिनेशन GK के होते हैं उससे बहुत अलग होता है, ये आप जानते हैं। अगर आपने पुराने पेपर्स पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट। तो हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम सारे सॉल्व कर लेंगे। और यही मेरी कोशिश होती है यहाँ पर कि जब मैं आपको कोई एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उससे रिलेटेड और भी जो 10 चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लें, ताकि हमारा जो GK है वो इसी तरह बढ़ सकता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अटक कर हम बात नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रुक कर हम पढ़ाई नहीं कर सकते। और वही चीज़ मैग्नेट ब्रेन्स पे होती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। आपको बिल्कुल कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई फीस नहीं देनी, कुछ नहीं करना। ऑल यू नीड टू डू, जो हम आपसे उम्मीद करते हैं वो ये कि हमारा एक मिशन है कि एजुकेशन आप तक फ्री पहुँचे, और आपका ये मिशन होना चाहिए कि आपको जितनी एजुकेशन दी जा रही है आप उसको अच्छे से इम्बाइब कीजिए और अपनी लाइफ में फोकस कीजिए। तो वापस आते हैं अपन अपने मंडल मूवमेंट पे। मंडल मूवमेंट जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मंडल मूवमेंट एक बहुत बड़ा आक्रोश के तौर पे भी उभरा था देश में। अब क्या है, क्यों है, किस तरह की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन मतलब क्या, आरक्षण। आरक्षण के मुद्दे पे इस देश में इतनी बातें हो सकती हैं, की गई हैं, और मेरे ख्याल से होती रहेंगी, क्योंकि ये ख़त्म होता हुआ मुद्दा तो नहीं है, है ना। तो इस वजह से अगर हम ये बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस बात की इंपॉर्टेंस आप ये समझ लीजिए कि ये जो बात है रिजर्वेशन की, ये हिंदुस्तान में चल रही है हिंदुस्तान की आज़ादी से भी पहले से। आज 75 साल हम हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करते हैं। ये जो रिजर्वेशन है ये ब्रिटिशर्स की भी पॉलिसी थी, सबकी पॉलिसीज थी, और ये चली आ रही है मिडिल इंडिया से, आप मान लीजिए मिडिल सेंचुरी से लेके आप चली आ रही है, और आज तक भी है और आगे भी रहेगी, जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं मंडल मूवमेंट क्या है।
On August 7th, 1990, the then Prime Minister V.P. Singh made a historic decision that changed Indian politics and way of ensuring social justice. The then government decided to implement the recommendation of the Mandal Commission and open a reservation for other backward classes and government job. अब ये समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि इस पे आप पहले बैकग्राउंड समझिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये वीपी सिंह ने इसको लाए और वीपी सिंह ने 1990 में तब के प्रधानमंत्री थे भारत के और उन्होंने इसको लॉन्च किया, वो सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ हम समझ सकते हैं उसके रिकमेंडेशंस को। बेसिकली बात अगर रिजर्वेशन की करते हैं हम इंडिया में, तो रिजर्वेशन आपको ये समझना होगा, जैसे मैंने कहा कि मिडिल सेंचुरीज से भारत में आरक्षण या रिजर्वेशन होता था, ठीक है। इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, आपको मालूम है ये बात हम बोलते हैं, हम बड़ा बोस्टफुली बोलते हैं कि भारत के 10,000 साल के इतिहास में बोला जाता है आपने कि हमारी संस्कृति के 10,000 साल के इतिहास में India has been the longest and the oldest civilization of the world, one of the oldest civilization of the world. मतलब अगर आप ये बात करते हैं तो हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वो हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या एक आध दो और कोई सिविलाइजेशन अगर आप समझ लेते हैं तो उसी के आसपास उसकी कंटेम्प्रेरी बोल सकते हैं आप, लेकिन उससे या चाइनीज सिविलाइजेशन भी उसके बात की है, बहुत बात की है इनफैक्ट। तो ये तथ्य हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। अब हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन कहाँ थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ थी, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कहाँ पर है, आज के भारत में और आज के पाकिस्तान में, है ना। मोहनजोदारो, हड़प्पा जो हम बात करते हैं जरगाहों की, ये नाम आपने सुने हुए हैं। तो ये सिविलाइजेशंस की हम बात करते हैं विच इज़ बिफोर क्राइस्ट पीरियड, ठीक है। तो वहाँ से जब हम बात करते हैं तो वहाँ से हम अपनी सभ्यता को काउंट करना चालू करते हैं, वो बात अलग है कि फिर आप ये देख लीजिए कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसके बाद वो पूरा का पूरा वाइप ऑफ हो जाता है। उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई कि कैसे हो सकता है और इतना बड़ा सिविलाइजेशन ऐसे लुप्त कैसे हो गया, क्या वजह रही, क्या कारण रहे, वो एक अलग अपनी बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं या अगर हम ऊंच नीच और ज़ात और जाति और इनकी बात करते हैं या रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो ये बातें आपको हमारे आप जो युगों को हम बांटते हैं ना, चाहे आप सतयुग की बात कर लीजिए, त्रेता युग की बात कर लीजिए, आप कलयुग की तो बात खैर छोड़ ही दीजिए, लेकिन तब से भी हमारे यहाँ होता है रिजर्वेशन, तब भी होता था। मतलब राम जी ने भी, जो आपने सुना होगा कि शबरी के बेल खाए थे और केवट की कहानी उनकी, तो आपने तब से भी सुना होगा कि ऊंच नीच की बात तब भी होती थी, है ना। क्षत्रिय तब भी होते थे, केवट तब भी होते थे। तो जब हम बात करते हैं तो ये हमारा संस्कृति का आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही जिसको आप बोलते हैं ना कि उसको आप हटा नहीं सकते, आप यू कैन नॉट टेक अवे द कास्ट सिस्टम फ्रॉम इंडिया। पर मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको ये भी सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी कि कास्ट सिस्टम, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तब उस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अपर क्लास लोअर क्लास हुआ करती थी, वो ठीक है कि जो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे वो एक जगह रहते थे और बाकी जो सर्विस क्लास होती थी या जो लोग थे जो काम करते थे वो एक जगह रहते थे, वो चीज़ थी। वर्क डिवीजन ऑफ लेबर था लेकिन इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अब इसमें जब हम बात करते हैं 1500 बीसी के आसपास की, 1500 से 1000 बीसी के आसपास की, तो वो ऋग्वेद का टाइम माना जाता है भारत में, ठीक है। अब आपको मालूम है कि हिंदू समाज की जब हम बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात भी हिंदू समाज में हो रही है ना। तो जब हिंदू समाज की अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम है हमारे कितने वेद हैं। हमारे यहाँ मूलतः हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है ना। अब अगर आप ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद की मैं बात कर रही हूँ कब, 1500 से 1000 बीसी तक, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो हमें ये बात समझनी होगी कि ऋग्वेद में बहुत जो धर्म था बहुत सीधा साधा सा धर्म था। उसमें कोई भी जो आज कल के आप देखते हैं कोई प्रपंच नहीं था, किसी भी तरह के कोई भी कर्मकांड नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। बड़ा सीधा सीधा सा धर्म था जिसमें नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको पूजा जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, उनको पूजा जाता था। जैसे आप सूर्य की होती थी, चंद्रमा की होती थी, नेचर की, बेसिकली नेचर को सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी दी गई थी, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का कोई डिवीजन की बात नहीं की गई, किसी भी तरह के आप कह सकते हैं कोई ढांग ढकोसला कुछ नहीं था हिंदू धर्म का, जो आज की डेट में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रसित है। आपने सुना होगा कि धर्म जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रसित है। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था।
उसके बाद जब यजुर्वेद आया तो यजुर्वेद का जो शब्द है यजुर, उसका ही आपका जो मतलब है वो है यज्ञ से स्टार्ट हुआ कि भाई यज्ञ वगैरह होना चालू हुए और यज्ञ से शुरुआत मानी गई कि उसमें फिर ये हुआ कि आहुति देना शुरुआत हुई, यज्ञ की शुरुआत हुई, वहाँ से माना गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सामवेद में। सामवेद में बात की गई कि भाई जो यज्ञ हो रहे थे, जो थोड़े से कर्मकांड आ गए थे, उसमें फिर आरती की हुई कि भाई वो जो गाने थे, वो जो आरतियाँ थी, जो बोले जा रहे थे, जो उच्चारण थे, वो गा के करने लगे। तो मतलब उसका एक म्यूजिक की भी, क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक की शुरुआत जो है वो सामवेद से मानी जाती है। अथर्ववेद और आगे चला गया। अथर्ववेद में आप फिर अथर्ववेद में सारा जो आप ये कहते हैं ना कि जो लेटर वैदिक पीरियड है, ऋग्वेद के बाद का जो लेटर वैदिक पीरियड माना जाता है, उसमें सारे फिर ये कर्मकांड से लेके, जो डिवीजन से लेके, फिर जितनी भी चीज़ें हैं, महिलाओं का जो स्तर है वो भी नीचे जाता चला गया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुई। उसके बाद फिर उसमें सुपरस्टिशन भी आ गया, उसमें जादू टोना टोटका भी आ गया, उसमें सब कुछ आ गया अथर्ववेद में। और आज का जो धर्म है वो अथर्ववेद से आप मान लीजिए सीधा सीधा वहीं से आज भी हम वही चीज़ें करते हैं जो अथर्ववेद के बाद से शुरुआत हुई है। ठीक है, तो अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो हमें ये बात समझनी होगी कि कास्ट सिस्टम पहले इंडिया का प्राइमरीली धर्म पे या जाति पे बेस्ड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, जाति पे बेस नहीं था। उसका मतलब ये होता था कि भाई जो काम, जो कार्य जो करता है वो कार्य पे बेस था। मतलब अगर कोई है जो पढ़ा लिखा है, जिसको वेदों का ज्ञाता है, जिसको वेद पढ़े हुए हैं, जो पढ़ा सकता है, तो वो ब्राह्मण माना जाता था। अब चाहे तो उसका बेटा अगर जो है वहाँ पे, क्योंकि किंगशिप का टाइम था, युद्ध होते थे बड़े बड़े स्तर पे, एनेक्सेशन चलता था, तो अगर उसका बेटा फौज में है या जो राजा की सेना है उसका हिस्सा है या उसमें काम करता है तो वो क्षत्रिय हो गया। अगर कोई और उसका बेटा है जो कि ट्रेडिंग का काम करता है या जो बिजनेस हुआ करते थे उस जमाने में, अगर वो कर रहा है तो वो वैश्य हो गया। और उससे एक जो नीचे जो बाकी जो इन तीनों को सर्व करने वाली क्लास थी वो चौथी क्लास मानी जाती थी। तो ये बर्थ के आधार पे नहीं था, ठीक है, ये कार्य के आधार पे, कर्म के आधार पे था। आगे आगे जैसे जैसे धर्म बढ़ता चला गया, आगे आगे जैसे चीज़ें होती चली गई, ये बदल के आ गया, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि बाय बर्थ हो गया वो। ठीक है, बर्थ के आधार पे ये चीज़ होने लग गई जो कि अपने आप में बहुत गलत थी। बर्थ के आधार पे होने लगी और वो इतना ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा रूढ़िवाद हुआ उसमें कि फिर जाके जितना ये सोशल ईवल आप कहते हैं, आगे जाके और बहुत आगे जाके ये सोशल ईवल के तौर पे उभर गया। तो छुआछूत, ऊंच नीच, ये चीज़ें होने लग गई। पहले क्या होता था, पहले बोला जाता था कि शूद्र, एक थ्योरी आई थी जिसमें बोला गया कि, जिसपे आपने सुना होगा कि भुजाओं से जो है वो क्षत्रिय आए हैं, है ना, भुजाओं से क्षत्रिय आए हैं, पेट से जो है वैश्य आए हैं और पैरों से शूद्र आए हैं, ये बात कही जाने लग गई। लेकिन वहाँ से जो ये मानसिकता की जो शुरुआत हुई, तो ये वहाँ से गिरते 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 इसका स्तर इतना गिरा कि एक टाइम आया जिसमें अनटचेबिलिटी जो है इंडिया की वो बहुत बड़े स्तर पे पहुँच गई, है ना। मतलब अंबेडकर के समय तक आते आते जो नाम है रिजर्वेशन से वो किसका जोड़ा जाता है, BR अम्बेडकर का। जब उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जब आपको मालूम है कि हमारे, जिसको आप बोलते हैं कि संविधान के निर्माता जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, लेकिन अगर आप बात करते हैं तो उसके जो सबसे बड़ा नाम उभर के आता है, अगर आप बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया, तो कौन है, BR अम्बेडकर। तो अम्बेडकर ने इसके लिए बहुत भरसक प्रयास किया और उन्होंने कहा ये अनटचेबिलिटी वाली जो चीज़ थी, मतलब वो इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड, इतने लर्नर्ड, इतने स्कॉलर आदमी थे और उसके बावजूद उनने वो अनटचेबिलिटी, मतलब उन्होंने वो चीज़ महसूस की थी कि जब वो स्कूल जाते थे तो ये कहा जाता था कि वो जब स्कूल में जाया करते थे, बैठते थे, तो उनका जो मटका होता था पानी का, वो अकेले शूद्र थे या अकेले बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करने वाले स्टूडेंट थे और इतने स्कॉलरली स्टूडेंट होने के बाद भी उनका मटका जो था वो अलग रखा जाता था और कहा जाता था कि वो इस पानी से नहीं भर सकते। जो नॉर्मल बच्चे जो पानी पीते हैं, नॉर्मल बच्चे जिनके हिसाब से, जिनमें कोई बैकवर्ड क्लास से नहीं आते, जो सवर्ण क्लास के हैं, उनका पानी अगर उन्होंने पी लिया तो अछूत हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि वो जाते हैं और उनका जो पानी का मटका भर के रखता था मिट्टी का, वो आया नहीं, भरने वाला नहीं आया, छुट्टी पे चला गया, गांव चला गया। तो वो दिन भर गर्मी का मौसम था और वो निढाल हो गए, लेकिन वो ये नहीं कर पाए कि वो जाके वहाँ से पानी पी लेते, क्योंकि वो उनको उसकी आज्ञा नहीं थी। और ये चीज़ जो आप कहते हैं ना, उनके एक बाल मन पे उसका इतना अच्छा का असर पड़ा, इतना गहरा असर पड़ा कि वो आगे तक उनके साथ रहा। और इसी वजह से जब इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, तब उन्होंने, जब नेहरू की बात कर लीजिए या आप किसी की भी बात कर लीजिए, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि मैं रिजर्वेशन तो दूंगा और रिजर्वेशन मेरे रहते हुए रिजर्वेशन मिलेगा, आप हमको बराबरी करने का
मौका दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिएगा हमसे। उन्होंने इस बात को मना कर दिया कि मैं रिजर्वेशन के कतई नहीं हटाऊंगा। ठीक है, तो अगर हम ये बात करते हैं कि हमारे संविधान में रिजर्वेशन कहाँ से आया, हमारे संविधान की अगर मैं बात करती हूँ तो वो B.R. अम्बेडकर की देन है। लेकिन रिजर्वेशन अगर हम बात करते हैं कि भारत में रिजर्वेशन की शुरुआत किसने की, तो शुरुआत तो देखिए बहुत पहले हो गई थी, है ना। जैसे मैंने कहा कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले उनका जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसके तहत उनने जो कास्ट पे बेस्ड उन्हें इलेक्ट्रेट की स्टार्ट की थी, है ना। उसमें उन्होंने कम्यूनल इलेक्ट्रेट स्टार्ट किया था उनने, कि सबके अलग अलग कम्यूनल वो किए जाएंगे, सबके अलग अलग इलेक्ट्रेट होंगे, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर 1935 का अगर हम देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो कि ब्रिटिशर्स का था, जिसमें एक तरह से आप मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में उसमें से ली गई। उस टाइम पे भी था, उस टाइम पे भी डिस्ट्रेस्ड क्लास के लिए उन्होंने एक अलग रिजर्वेशन बनाया, जो कि बाद में 2 साल बाद जाके 2-3 साल बाद जाके पारित हुआ और इन्फोर्समेंट में आया। उससे पहले अगर हम बात करते हैं, हम चले जाते हैं 1882 में चले जाते हैं पीछे, तो ज्योतिराव फुले ने और विलियम्स ने बात करना चालू की थी रिजर्वेशंस की। ठीक है, फिर कम्यूनल इलेक्ट्रेट की, कम्यूनल जो क्लास डिवीजन है उसकी बात होना चालू हुई। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो जो महाराज थे कोल्हापुर के, है ना, जो बहुत फेमस, उन्होंने वहाँ से उन्होंने 1902 में कोल्हापुर में उन्होंने सबसे पहले बैकवर्ड क्लास के लिए उन्होंने जो कहते हैं हॉस्टल्स बनवाए और बैकवर्ड क्लास के लिए उन्हें एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई। तो ये अगर आप देखते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चालू करेंगे इसकी, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। ठीक है, धर्म के नाम पे ये बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ चलता आ रहा है रिजर्वेशन, या एक जो माइंडसेट है। पर ये बढ़ते 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 और बढ़ गया। जो जिस तरह से अनटचेबिलिटी की चीज़ें आई वो इतना ज़्यादा चला गया, जिसको आपको मालूम है गांधी जी का नाम जो है, उन्होंने, गांधी जी ने वो शब्द दिया हरिजन, है ना। तो वो जो चीज़ें थी वो अनटचेबिलिटी को उनने हटाने की कोशिश की बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशल ईवल था हमारे यहाँ। तो ये बैकग्राउंड आपके समझ में आया। फिर गांधी और अम्बेडकर का जो पुणे का अधिवेशन था, पूना पैक्ट जो था, उसमें भी रिजर्वेशन की बात की गई। तो शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत हुई उसकी, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले SC ST रिजर्वेशन की बात हुई, है ना, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्वेशन की बात हुई। अब जब बात कर लेते हैं ये सब बातें होने के बाद, अब ये हम समझ लेते हैं 1979 में बीपी मंडल, अब आते हैं हम मंडल मूवमेंट पे। जब ये बैकग्राउंड समझ में आ गया, ये बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक तो पहली बात आपको इससे एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी कि किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और अब अपन बात करते हैं मंडल मूवमेंट की। मंडल मूवमेंट में जो कि पहले SC ST की बात हो रही थी, ठीक है, SC ST की बात हो रही थी, मंडल मूवमेंट में OBC आ गया और इसको रिजर्वेशन मिलने की बात हुई। ठीक है, OBC आ गया और उसको रिजर्वेशन मिलने की बात हुई। OBC आने का और रिजर्वेशन मिलने की जब बात हुई, और मैं एक और बात बताती हूँ आपको कि अगर आप बहुत पहले चले जाइए, आप चले जाइए दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी अगर चले जाते हैं आप हिंदुस्तान में, तो उस टाइम पे भी अगर आप बात करते हैं, बाद में सैयद डायनेस्टी के बाद की जो डायनेस्टीज़ आई, उसमें भी एक चीज़ की गई कि भाई एक जो रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन बाय बर्थ उन्होंने कर दिया था कि जैसे जो फौजी है उसका बेटा फौजी बनेगा। ये बात की बात है, ये मैं मिडिल सेंचुरीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मिडिल सेंचुरीज़ में मतलब मुस्लिम रूलर्स ने भी किया था ये। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि सिर्फ हिंदू रूलर्स नहीं थे या हिंदू नहीं थे जो कि जात या उस पर करते थे भेदभाव, मुस्लिम रूलर्स ने भी किया। और मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ, कि बाय बर्थ सेग्रीगेशन उन्होंने भी किया। कि भाई पहले क्या होता था, बात होती थी क्रेडिट के बेस पे होती थी, बात आपकी जिसको बोलते हैं कि आपके टैलेंट के बेसिस पे होती थी। एक पॉइंट आया जब ये कर दिया गया कि भाई जो क्षत्रिय है उसका बेटा जो है वो क्षत्रिय है, ये नहीं देखा जाएगा या वो लड़ने जाएगा या फौजी है या जो भी है उस पर, उस लेवल पे वो अपनी फौज को लेके जाएगा। ये नहीं देखा गया कि उसकी योग्यता क्या है, वो योग्यता के आधार पर वो ख़त्म कर दिया गया, बाय बर्थ हो गया। तो मैं आपको ये समझा रही हूं कि अगर हम बाय बर्थ के एक सेशन की बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, वो मुसलमान रूलर्स ने भी हिंदुस्तान में किया है। तो ये प्रथा हमारे यहाँ बहुत पहले से आ रही है। जैसे आज की डेट में हम क्या समझते हैं कि भाई आपसे अगर कोई आपका की जात पूछता है, धर्म पूछता है, तो कैसा था, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, है ना। तो ये बाय बर्थ जो है ना, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। और अब एक पॉइंट आया था जब ये स्पेशली जब वो भारत जब था अधीन था ब्रिटिशर्स के, तो एक समय आया था जब वो अनटचेबिलिटी अपने चरम पे थी, मतलब जिसको आप कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन अपने चरम पे था। आप B.R. अम्बेडकर जैसे पढ़े लिखे आदमी के साथ जो इतना ब्राइट
ब्राइट स्टूडेंट था, उसने जब ये भेदभाव देखा, वो जब बड़े हुए तब तक भी उनके साथ ये भेदभाव चलता रहा, स्कूल में, कॉलेज में, तो आप सोचिए कि गांव देहात में किस हद तक होगा। और मैं पहले की बात नहीं कर रही, आज भी है, आज भी ये बात मानी जाती है, आज भी आप गांव देहात में चले जाइए, आज भी ये छुआछूत भेदभाव माना जाता है। आप आज भी अगर बात करते हैं तो ब्राह्मणों को उनका माइंडसेट है कि राजपूत हमसे नीचे हैं, राजपूतों का माइंडसेट है कि जो शूद्र हैं वो हमसे नीचे हैं, और ये होता है, ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। आई अंडरस्टैंड कि शायद नहीं होना चाहिए, पर होता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से गाँव देहात में आज की तारीख में भी ये चीज़ें होते हुए देखी हैं। इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ, दिस इज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ये मेरी सुनी सुनाई बात नहीं है। आज भी मैंने वो चीज़ देखी है कि जो राजपूत का घर होता है, जो ठाकुर लोगों की जो बस्ती होती है, वहाँ पे अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कोई आदमी अगर वो जाना चाहता है, सो कॉल्ड रिजर्व्ड कैटेगरी का आदमी जो जाना चाहता है, तो आज भी वो जूते जो है वो अपने हाथ में लेके चलता है। आई डोंट अंडरस्टैंड फॉर व्हाट रीजंस, पर ये होता है, जो बहुत ऑड मुझे खुद भी लगा था। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या क्या वजह क्या है इसकी, क्यों भाई जूते पहनने की चीज़ है, हाथ में लेके क्यों चल रहे हैं। तो पता चला कि नहीं नहीं, वो राजा साहब का घर है, उसके सामने नहीं निकल सकते। जबकि इंडिया में एरिस्टोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी आ गई है, प्रजातंत्र आ गया, उसके बावजूद ये हालत है। तो आप सोचिए उस जमाने में क्या हालत होगी। तो उस जमाने में जब SC ST का रिजर्वेशन मांगा अंबेडकर ने, तो वो शायद सही स्टेप था। लोग बोलते हैं कि बहुत, अगर आप बोलेंगे ना, आज मैं जानती हूँ बहुत लोगों को जो अंबेडकर को बहुत कोसते हैं, बहुत गालियाँ देते हैं कि इनकी वजह से हमको रिजर्वेशन मिला, इनकी वजह से जो रिजर्वेशन का जो वो है वो इन्होंने डाला कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान में, और जो सत्यानाश हो रखा है और सवर्णों को नौकरी नहीं मिल रही और फलाना नहीं हो रहा और ढिमका नहीं हो रहा, तो ये अंबेडकर की देन है। पर अगर आप उनका लॉजिक सुनेंगे, कभी आप अंबेडकर को बैठ के सुनिएगा, आप 9th के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने लिखे वाले बच्चे हैं, तो कहीं सुनी बातों में मत आइए। आप कभी अंबेडकर के लॉजिक सुनिएगा, आप बैठ के सुनिएगा कि उन्होंने उस समय क्यों मांगा था, उन्होंने कब मांगा था, उन्होंने कब फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूशन। आप आज़ादी हुई थी भारत की जब, मतलब आप 1950 का से पहले का समय मानते हैं हम, क्योंकि एनैक्टमेंट बाद में हुआ ना 1950, तो हम उसका रिपब्लिक डे मानते हैं, तो उसके पहले एनैक्ट हुआ। तो आप सोचिए उस समय का जो भारत था वो वाकई वैसा था कि उस ज़माने में शायद उसकी ज़रूरत थी, और उन्होंने उस टाइम के हिसाब से उसको बनाया था। ठीक है, उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत थी, उसमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत थी समय के साथ। और ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अमेंडमेंट का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का कोई नॉर्म नहीं रखा गया, या कोई आप कह सकते हैं या कोई सहूलियत नहीं दी गई। बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन अमेंडमेंट, पॉलिटिकल अमेंडमेंट्स अब नहीं होते। इस टॉपिक को, रिजर्वेशन के टॉपिक को कोई नहीं छेड़ता, कोई नहीं हाथ लगाना चाहता, नॉट बिकॉज उनको नहीं मालूम कि सिचुएशन बदल गई है या भारत को अब आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, ये सब नहीं है। एक पॉइंट आया है क्योंकि अब जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है, ये इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि अगर आपने इस चीज़ पे हाथ लगाया, अगर आपने रिजर्वेशन पे हाथ लगाया, अगर आपने किया, तो आपको मालूम है चाहे वो किसी की भी सरकार हो, उसके ऊपर उसकी सरकार जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि कम्युनल इलेक्ट्रेट इतना बड़ा रोल प्ले आज की डेट में हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में करता है। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब जब मैं बात करती हूँ अब इसकी कि ये BP मंडल ने 1979 में इसका गठन हुआ, कमीशन के ऊपर इन्होंने स्टडी की, पढ़ाई की, और इस पर बात हुआ। और सेंसस कौन सा लिया गया, सेंसस की स्टडी की गई और बोला गया कि भाई रिजर्वेशन जो देने की बात है वो स्टडी किया गया, और बोला गया कि हमको जो रिजर्वेशन है उस पर स्टडी किया गया कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, किस तरह की है, और उस पर उन्होंने नॉर्म्स फिट किए कि ये जो नॉर्म्स हैं इसमें जो भी चीज़ें फिट होंगी उसको हम बैकवर्ड में काउंट करेंगे। उन नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने देखा तो पता चला कि बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट जो है पॉपुलेशन जो है वो उसमें फॉलो हो रही है। अब ये जो रिकमेंडेशन था ये आ गया था, कंप्लीट हो गया था 1980 में। 1980 में हुआ क्या, ये मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार में BP मंडल ने इस पे बात करना चालू की थी और ये कमीशन गठित हुआ था। बाद में 1980 में ये पूरा हो गया, लेकिन 1980 में पॉलिटिकल सिनेरियो इंडिया का फिर से बदल गया। ठीक है, पॉलिटिकल सिनेरियो इंडिया का बदल गया। बात हो रही थी लेट 70s की, लेट 70s में भारत में इमरजेंसी लगी, 75 की इमरजेंसी आपको मालूम है ना, भारत में इमरजेंसी लगी, जिसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है। इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, मोरारजी देसाई जो है वो बन जाते हैं आपके प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। जो लोकनायक के तौर पे एक व्यक्ति जो उभरता है, जो बहुत ऊपर चढ़ता है, उसका नाम क्या था, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। वो नाम आपको मालूम होगा, आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि वो बहुत बड़े एक लोकनायक के तौर पे उभरे थे। फिर अब बैक टू 1980 होता है, पॉलिटिकल सिनेरियो इंडिया का फिर बदलता है और फिर वापस आ जाती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बन जाती है देश की प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी का बहुत सीधा सा वो था, उन्होंने इस बात को बिल्कुल जो है सिरे से उन्होंने थोड़ा बैक सीट पे रख दिया।
ठीक है, SC/ST रिजर्वेशन तो था ही, उन्होंने इसके बारे में कोई बहुत बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं की। 1984 में इंदिरा गांधी का हत्या कर दी जाती है जब उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, जिसमें उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे जब उन्होंने भिंडरेवाला पे जब उन्होंने आदेश दिए मारने के, गोल्डन टेम्पल के अंदर जो छुप के बैठा हुआ था, जो सिख एक्सट्रीमिज्म था, उसके बाद सिख राइट्स जो है वो दिल्ली में चालू हो जाते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। इंदिरा गांधी की जब हत्या कर दी गई तो उसमें एक बात बोली जाती है, ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, कि इंदिरा गांधी को मारने के टाइम पे जब उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे जब उन्होंने जब बोला था कि आप जाके गोल्डन टेम्पल का आप घेराव कीजिए और भिंडरेवाला को मारना है वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म, उस पर उनका बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत सारी चीज़ें उनको बोली गई, बिकॉज गोल्डन टेम्पल वॉज अ मक्का, इज़ वॉट मक्का इज़ टू मुस्लिम्स इज़ गोल्डन टेम्पल इज़ टू सिख, राइट, इतना ज़्यादा था। लेकिन सिखिज़म का एक्सट्रीमिज्म उस टाइम पे इतना चरम पे था कि उसको रोकना और ख़त्म करना ज़रूरी था अगर हम नेशनल सॉवरेनिटी या नेशनल इंटीग्रिटी की बात कर रहे थे तो। He announced that OBCs would get 27% reservation in jobs and central government services and public sectors unit. This is perhaps the world's largest affirmative action program. अब इसकी और एक और बात कर लेते हैं। अब जैसे मैं इंदिरा गांधी की आपसे बात कर रही हूँ, इंटीग्रेटेड उसके लिए बहुत ज़रूरी था, ये मैंने आपको बताया। तो हुआ क्या कि 1980 से लेके अब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। अब उनकी जिस दिन हत्या हुई या जिस दिन उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार करा, ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनकी जो बॉडीगार्ड थे, जो सिक्योरिटी वाले थे, उसमें एक उनके पास ये आया कि भाई जो सिख लोग थे वहाँ पे इतना ज़्यादा उनसे नाराज़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा इतना गुस्सा हो गया था, इतना ज़्यादा आक्रोश आ गया था उस कम्युनिटी में कि उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने खुले तौर पे ये बात बोली कि इंदिरा गांधी को मार दिया जाएगा, प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री थी तो उनकी सिक्योरिटी बहुत अहम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जो नेशनल सिक्योरिटी की जब बात होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसमें कहा गया कि भाई आपके जो कॉर्डन है उनका सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का, सिक्योरिटी पर्सनल्स का, उसमें जितने भी सिख पर्सनल्स हैं उनको हटा दिया जाए। ये रिकमेंडेशन गया और एक पॉइंट पे हटा भी दिया गया। बाद में उनको ये पता चलता है और इंदिरा गांधी को पता चला और उन्होंने अपने जो उनके PC अलेक्जेंडर को उन्होंने बुलाया और उनसे पूछा कि भाई ये क्या हुआ है, मतलब ये हटा कैसे दिया, मतलब कि किसके आदेश पे ये काम हुआ है। तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उस पे आ रहे हैं और हमें उनको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, बहुत आसानी से बहुत इजी वे में लेने वाले थ्रेट्स नहीं लग रहे हैं, बहुत आक्रोश बहुत है लोगों में। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए भारत में जब हम बात करते हैं तो हमने बड़ी सीधी सी बात की थी कि ये हम ही ने संशोधन किया कि सेक्युलरिज्म का जो शब्द है वो हमारे अमेंडमेंट के बाद आया, 1976 का अमेंडमेंट जो हुआ उसके बाद जो सेक्युलरिज्म का शब्द है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। तो उन्होंने कहा कि भाई जब ये बात की गई तो सेक्युलरिज्म की बात हुई जब, तो फिर भारत में हमारे यहाँ किसी को जाति के या धर्म के आधार पर आप अपनी नौकरी से कैसे हटा सकते हैं, या जाति या धर्म के आधार पर आप किसी को मेरी सिक्योरिटी से कैसे हटा सकते हैं, ये बात मुझे मंजूर नहीं है और जिनको आपने हटाया है उनको आप वापस लाइए। तो वो दो लोग जिनको हटा दिया गया था, जिसमें से वो दो भी थे, बलवंत सिंह और सतवंत सिंह, जिन्होंने आगे चल के उनकी हत्या की, गोली मार के हत्या कर दी, उन्हीं के खुद के निज निवास पे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी बात थी है, उनको वापस ला दिया गया और वो उनकी सिक्योरिटी में वापस शामिल हो गए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक एटीट्यूड बताना चाह रही हूँ जो इंदिरा गांधी का था टूवर्ड्स द रिलीजियस पॉलिसी, आपको उनकी समझ में आएगी यहाँ से, ठीक है। तो 1980 में ये चीज़ नहीं आ पाई, लागू नहीं हो पाई। 1980 से 84 के बाद 84 में फिर प्रधानमंत्री जो थे उनके सुपुत्र बन जाते हैं श्री राजीव गांधी। फिर 1984 में जनरल इलेक्शंस होते हैं दिसंबर में, जब से उनको हाईएस्ट मैंडेट मिलता है। अब जब उनकी सरकार गिर जाती है, ठीक है, राजीव गांधी की जब सरकार गिरती है तो आपको मालूम है बोफोर्स घोटाले में उनका नाम आता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सरकार गिरती नहीं है एक्चुअली, 89 में उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें खैर उसमें प्रॉब्लम उस टाइम पे होती हैं। और फिर कांग्रेस के अलावा जब हम बात करते हैं तो फिर VP सिंह जो हैं वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं और VP सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं तब वो इसको वापस लाते हैं, इस कमीशन को, जो इसकी रिकमेंडेशन थी, जो 10 साल से पेंडिंग थी, जो 10 साल से जिस पे हीड नहीं दी जा रही थी BP मंडल की कमीशन की रिपोर्ट को, उसको वो वापस सेंटर स्टेज पे लाते हैं, ठीक है। दूसरी बात जब हम ये करते हैं कि भाई अब BP मंडल की जो रिपोर्ट थी वो बेसिकली क्या थी, उसको बोला जाता है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की के ऊपर वो रिपोर्ट थी और उन्होंने 11 ऐसे मापदंड तय किए थे, 11 ऐसे उसकी, जिसको आप कहते हैं कि एक रेखाएं बनाई थी उन्होंने, जिसकी स्टाटस, जिसको आप कहते हैं कि यार्ड स्टिक्स थी, जिसपे उसको उसके आकलन किया जाएगा, जिसके बेसिस पे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का आकलन किया जाएगा। तो उसमें से जब उसको स्टडी किया गया तो 11 के हिसाब से जब स्टडी किया गया तो पता चला कि भाई
भाई 52% जो है इंडिया की पॉपुलेशन उसमें फिट बैठती है, ठीक है, 52% पॉपुलेशन। अब पता चला कि पहले का जो रिजर्वेशन है वो SC/ST के लिए रिजर्वेशन तो बहुत ज़्यादा था ही, अब हो गया 52%। तो अगर हम इस रिपोर्ट को एज इट इज़ मान लेते हैं और एज इट इज़ अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये पता चलेगा कि आप ये मान लीजिए कि तकरीबन 48% रिजर्वेशन जो था वो SC/ST का था, और बाकी अगर आप मान लेते हैं तो बहुत बड़ा जो नंबर था वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर बात होना चालू हुई और बहुत गहन चर्चा हुई इसके ऊपर। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इसमें जो डिस्कशन हुआ अदर बैकवर्ड क्लासेस का, तो SC/ST के बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस आती हैं और मंडल कमीशन में, BP मंडल कमीशन में इसको दाम मिलता है। और इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में, और 12 ऐसे क्षेत्र थे स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स के जिसमें उनको जो नौकरियां हैं उसमें रिजर्वेशन मिलेगा और एडमिशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और ये रिजर्वेशन जो है ये बढ़ा, ये OBC का, इसमें VP सिंह ने फिर सरकार में 7 अगस्त 1990 को जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसको इनकलकेट किया, इंक्लूड किया और इम्प्लीमेंट किया उसके रिकमेंडेशन को, जो कि मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था, और जाके OBC को 27% रिजर्वेशन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, सर्विसेज में और पब्लिक सेक्टर यूनिट में। और ये अपने आप में अपनी तरह का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक वर्ल्ड लार्जेस्ट अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम माना जाता है, ठीक है। तो ये इस वजह से आप इसका पूरा बैकग्राउंड समझ गए। मैंने आपको बहुत लंबा चौड़ा बैकग्राउंड दिया है। अब आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम ये शुरुआत क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर। हमारी जो इंडिया में जो रिजर्वेशन की स्टार्टिंग थी वो कहाँ से हुई, या रिजर्वेशन जो अगर आप एक बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो कहाँ से हुई राजा ऑफ कोल्हापुर से आप मान लीजिए 1902, जिन्होंने पहली बार बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशन फ्री की और हॉस्टल्स वगैरह की व्यवस्था की। उससे पहले अगर आप जाते हैं 1882 में, तो विलियम, और मैंने ज्योतिराव फुले का नाम बताया आपको। उसके बाद अगर हम आते हैं तो अंबेडकर का नाम आता है, तो बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है। ये कुछ नाम आपको याद करने होंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। नाउ the decision changed the narrative of the caste that has been the basis of unbridled torture and ostracization into the instrument of social justice. However, it also opened up the Pandora box, leading to widespread opposition and vote bank politics. अब ये समझने के लिए देखिए, आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ें समझनी होंगी कि अगर हम ऑस्ट्रेसाइज करने की बात करते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज करने की बात करते हैं, तो मतलब हम किसी को काट के अलग थलग कर देते हैं, या एक सेगमेंट को हमने बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं कि बहुत ही, इट इज़ अ वेरी डिमीनिंग टर्म। हम किसी को ऑस्ट्रेसाइज करना मतलब निकालना, है ना, जैसे छुआछूत करके देश निकाला या कुछ होता है, उस तरह का टर्म है ये, ठीक है। तो एक तरह का भेदभाव या एक तरह का किसी को नीचे दिखाना या हीन भावना, उसकी बात हो रही है। लेकिन एक तरह पे जब हम ये बात करते हैं, इस डिसीजन ने जो 27% रिजर्वेशन आया, तो इसने कहीं ना कहीं एक तो ये किया कि भाई आपने, ठीक है, कि जो अम्बेडकर का माइंडसेट था, उनकी जो सोच थी कि भाई आपको मेन स्ट्रीम में लाना है, उनको लेवल अप करना है, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उनको उतना ही एक्सेप्टेंस देना है, इंक्लूसिविटी देनी है जितना हर नागरिक भारत का डिजर्व करता है, और आप एक बार उनको बराबरी का मौका दीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। ये अम्बेडकर की सोच थी जो बिल्कुल सही थी उस भारत में जहाँ पे इतनी अनटचेबिलिटी और छुआछूत उन्होंने देखी थी और उन्होंने देख के बड़े हुए थे, बावजूद इसके दैट ही वाज सच अ लर्नर्ड एंड स्कॉलरली पर्सन, राइट। तो ये बात थी, उन्होंने उसके हिसाब से किया, और इसकी वजह से भी ये हुआ, जो रिजर्वेशन मिला तो लोगों में जो ये एक जो हीन भावना थी, इससे उभरने का मौका मिला। लेकिन इसके साथ एक और बहुत मुश्किल हुई, एक और बहुत मुश्किल हालात पैदा हुए कि एक पेंडोरा बॉक्स आपने सुना होगा ना, पेंडोरा आपने अगर पढ़ा होगा तो पेंडोरा बॉक्स ऑफ ट्रबल कहा जाता है। पेंडोरा बॉक्स ऑफ ट्रबल मतलब आपने एक ऐसी चीज़, जब हम बोलते हैं कि आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, क्योंकि आप इंग्लिश वगैरह के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बता दूं, तो कहते हैं यू हैव ओपन द पेंडोरा बॉक्स, मतलब आपने एक ऐसी चीज़ खोल दी जो हर मुश्किल की जड़ है, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, मुश्किलों का भंडार खोल दिया आपने, और अब आपका मतलब है कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल वो चीज़, ऐसी चीज़ जिसको आप बोलते हैं ना एक कंटेक्स्ट की, या आप बोलते हैं एक कंटेंशन की एक चीज़ आपने खोल दी, एक जिसको कहते हैं बुराई की या मुसीबत की जड़ जो है वो यहाँ से शुरू हो गई, क्योंकि इसकी
जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ, स्पेशली स्टूडेंट विंग ने इसका बहुत बहुत अपोजिशन, बहुत आक्रोश था, बहुत हुआ, मतलब इतना कि लोगों में, मतलब अगर आप ये देख रहे हैं फोटोज़ वगैरह, इतने लेवल पे आक्रोश हुआ था इस पर कि लोगों ने अपने आप को, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने, कितने कितने स्टूडेंट्स ने अपने आप को आग लगा ली, जिंदा जला दिया, बहुत सारा जो था इस पर, बहुत पूरा देश में इसको लेकर बहुत वो किया गया था, आक्रोश था, और बहुत लोगों ने इसके ऊपर ऑपोजिशन, बहुत स्ट्रॉन्ग फियर्स ऑपोजिशन था। और यहाँ से, जैसे मैंने आपसे कहा, जो मैं बार बार आपसे कह रही थी, वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसकी जो है नींव जो है वो यहाँ से रख दी गई थी। SC ST जो था वो तो ठीक है, अब OBC भी मिलके आ गया, तो इसकी जो नींव थी वोट बैंक पॉलिटिक्स की, वहाँ से रख दी गई कि आज की तारीख में इतना बड़ा है कि कोई भी अपना वोट बैंक नहीं काटना चाहता। हालांकि सिर्फ SC ST या OBC नहीं है इसमें हिंदू मुसलमान भी हैं, इसमें सब कुछ है ना। सिर्फ हम अपने बढ़ावे की बात नहीं करते, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात नहीं करते। जब ये बात की जाती है, जो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा था, ये मैंने स्टेटमेंट सुना था, एक इंटरव्यू देखा था, इंटरव्यू नहीं मेरे ख्याल से एक रैली में, शायद एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे, जावेद अख्तर ने ये बात बोली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जब भी एक तो बच्चों, एक बात होती है कि आप अपना, जब आप रहते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने कान नाक दिमाग खोल के रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, क्योंकि आपको जहाँ से जो नॉलेज मिल रहा है वो आप उसको लीजिए, आप उसको फिल्टर कीजिए और लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और उसको मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है। लॉजिक होना चाहिए, कोई भी हो उसको सवाल करने का मादा होना चाहिए, उसको क्वेश्चन करने का मादा होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके किसी पे विश्वास करना है, किसी पे भी नहीं करना, किसी पे भी नहीं करना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात विवेकानंद ने भी कही है, ये बात गौतम बुद्धा ने भी कही है, कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी का मान सम्मान करते हैं या किसी की इज्जत करते हैं, इसलिए उसकी बातों पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। उसको आप अपने दिमाग में तौलिए, अपने हिसाब से उसका आकलन कीजिए, और अगर आपको सही लगती है तो मानिए, ठीक है। तो अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए, भले ही आपको कोई, आप जिस उम्र में है ना, जिस उम्र के जिस पड़ाव में है, इस समय आप अपने आप को जैसा ढाल लेंगे ना, आपकी पूरी ज़िंदगी वैसी बन जाएगी। तो अभी अपना दिमाग बहुत खुला रखना है, बहुत ओपन रखना है, हर चीज़ समझनी है, हर चीज़ देखनी है, हर पहलू को देखना है ना। बिल्कुल ये नहीं बनाना है कि भाई ये सही है और ये गलत है, नहीं होता। दुनिया में सही गलत कुछ नहीं होता, सबके अपने अपने एस्पेक्ट्स रहते हैं, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स रहते हैं। तो जावेद अख्तर की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है, जो सियासत के जो झूठ है ना, वो चलते जाते हैं, वो ज़माने बदल जाते हैं, दौर बदल जाते हैं, सियासतों के झूठ चलते जाते हैं। और उसका मतलब क्या होता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उनकी वोट बैंक ना कट जाए, उनकी कुर्सी ना छिन जाए, वो समाज को बांटते रहे हैं। और ये हमेशा होता रहा है, ये सिर्फ आज पॉलिटिक्स में है इसलिए करते हैं। जब राजा महाराजा थे तब करते थे, तब अलग तरह से करते थे, ठीक है। पहले एरिस्टोक्रेसी थी तो उनका शोषण का तरीका अलग था, अब डेमोक्रेसी है तो शोषण का तरीका अलग है। अब ये समाज को कैसे बांटते हैं? अब ये समाज को बांटते हैं इस तरह, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये शब्द थे उनके जो बोले। और हिंदू में भी ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है ना। भाई आप अगर इसको ऐसे बांटते हैं तो आप ऐसे क्यों बांटते हैं समाज को? अगर आपको समाज को बांटना है तो आप वाकई में आप समाज को ऐसे बांटिए कि ये गरीब हैं, ये बहुत गरीब हैं, ये अमीर हैं, ये काफ़ी अमीर हैं, ये बहुत अमीर हैं। आप ऐसे क्यों नहीं बांटते? आप इकोनॉमिकल डिवाइड क्यों नहीं करते? आप इकोनॉमिकली डिवाइड इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ से आपकी सच्चाइयाँ खुल जाएंगी। वहाँ से ये पता चल जाएगा कि अगर आप समाज को इकोनॉमिक लेवल पे डिवाइड करने पे आएंगे तो वहाँ से आपको तो फ़ायदा कुछ नहीं है ना। तो आपस में लड़वाते रहिए, फ़ायदा उठाते रहिए, सीधी सी बात है। तो ये जो है, ये पेंडोरा बॉक्स जो है खोल दिया उन्होंने, और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी जो मुसीबत की जड़ है, वहाँ से शुरुआत हो गई इसकी। अच्छाइयाँ जो थी वो अपनी जगह है, रिजर्वेशन से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा लोगों ने ज़्यादा उठाया। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे मैंने कहा कि हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एस्टैब्लिशिंग फर्स्ट बैकग्राउंड, जब हम बात करते हैं बैकवर्ड क्लास कमीशन, 1953 में जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट ने पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने चेयरमैनशिप की थी काका कालेकर के उसमें, ठीक है। अब जब ये बात हो रही थी, जैसे मैंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सीधे 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी उससे ली गई थी। उसके बाद अम्बेडकर का जो एक्ट आया उसमें था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। उस टाइम पे जो हालात थे, सिचुएशन थी, उस ज़माने में इक्वालिटी लाने के लिए ये रिजर्वेशन बहुत इम्पेरेटिव था, इसको हर किसी ने माना। हालांकि नेहरू इनिशियली अगेंस्ट थे अम्बेडकर के इस चीज़ को कि आप जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, या तो आप उसको एक समय के लिए कर दीजिए निर्धारित, या फिर आप उसको ख़त्म कर दीजिए, या फिर आप उसमें कोई एक
पहलू डाल दीजिए, अटैच कर दीजिए। अम्बेडकर उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए कि जब तक बराबरी नहीं होगी पंडित जी तब तक तो नहीं होगा। तो नेहरू ने भी चलिए उस पर वो माना, और जब वो प्रधानमंत्री बने, जब पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री बने तो पहला जो उन्होंने बैकवर्ड क्लास कमीशन जो था वो शुरुआत की, उसकी फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की शुरुआत की उन्होंने। और उसको शुरुआत करने का जो वजह थी वो क्या थी, वो सोशल रिफॉर्मर के तौर पे जो थे काका जी बोला जाता था उनको, उनके अध्यक्षता में इसका, उनकी नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई और बात की गई कि सोशल जस्टिस लाने की एक मुहिम मानी गई इसको। सबसे पहले हम बोला गया कि भाई ये सोशली जो ये इनइक्वालिटी है जो उसको ख़त्म करना है, इसकी सोच के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरुआत की गई। फिर उसकी रिपोर्ट जो है, सबसे पहले उसकी जो रिपोर्ट है वो आई मार्च 1955 में, जिसमें लिस्टिंग की गई 2399 बैकवर्ड कास्ट और कम्युनिटीज़ की, ठीक है, जिसमें 837 ऑफ देम क्लासिफाइड एज मोस्ट बैकवर्ड, हाउएवर द रिपोर्ट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड। अब इसकी जो रिपोर्ट थी काका जी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा मार्च 1955 में उन्होंने अपने कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड जो है जिनको छुआछूत ज़्यादा होती है, बैकवर्ड की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, उनकी एक लिस्ट आई 1955 में, उन्होंने वो लिस्ट दी और उन्होंने उसमें से भी कहा कि भाई जिसमें उन्होंने ये संख्या बताई 2399 उन्होंने दी, और उसमें से भी उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इसमें भी पिछड़े वर्ग में भी सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग कौन है, 837 है। लेकिन इसको कभी भी आप बोल दीजिए कि पूरी तरह भारत में मतलब स्वतंत्र भारत में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में या आप गवर्नमेंट में सबसे पहले का हुआ, तो आप उसमें आएंगे जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में गवर्नमेंट में हुआ, और किन्होंने किया था वो नाम भी आपको क्लियर है। अब एस्टैब्लिशिंग सेकेंड बैकवर्ड, अब उसके बाद नेहरू के बाद सीधे आ जाते हैं मोरारजी देसाई पे, ठीक है। मतलब बीच का जो अंतराल है वो अपन हटा देते हैं। उसके बीच में गवर्नमेंट जो है बहुत सारी बदली। नेहरू जी जो थे 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद उनका निधन हो जाता है 27 मई 1964 को, यस, उनका निधन हो जाता है। उसके बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका भी हमें मालूम है कि ताशकंद में उनका निधन हो जाता है। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, फिर इंदिरा गांधी काफ़ी समय तक प्रधानमंत्री रहती हैं। फिर मोरारजी देसाई, बीच में गुलजारी लाल नंदा भी आते हैं, मोरारजी देसाई आते हैं। और मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो था वो 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई मतलब जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है जो चूज करती है किसको, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को, जिसको बीपी मंडल जिनका नाम है, राइट। मैंने बार बार आपसे बोला कि एक व्यक्ति हैं जिनके नाम पर ये मंडल कमीशन या मंडल मूवमेंट है, वो आपको याद रखना है। वो किसी मंडली या मंडल से रिलेटेड नहीं है, लोग उसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बीपी मंडल थे, उनके ऊपर नाम रखा गया बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। उन्होंने जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उसके बाद बहुत रिनाउंड पार्लियामेंटेरियन भी थे वो, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और उनके अंदर में, उनके नेतृत्व में ये कमीशन की गठन हुआ और उन्होंने इस पर वर्क किया। ये था सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन और ये आज तक का सबसे फेमस कमीशन है। इसने अपनी रिपोर्ट जैसा कि मैंने कहा 1980 में दे दी थी, ठीक है, दिसंबर 1980 में दे दी थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी केम टू द पावर एंड द इशू रिमेन द डीप फ्रीज फॉर अबाउट अ डिकेड, ठीक है। ये भी समझ गए, पूरा समझ गए ना इसका बैकग्राउंड कि इंदिरा गांधी पावर में आ गई थी। इंदिरा गांधी के पावर में आने के बाद क्या हुआ कि 10 साल तक डीप फ्रीज में, कोई चीज़ डीप फ्रीज में रहना मतलब कि ठंडे बस्ते में चली गई। अपन बोलते ना हिंदी में कि फला चीज़ ठंडे बस्ते में चली गई, तो पता चला ये बात जो है कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन इंदिरा गांधी क्योंकि वापस प्रधानमंत्री बन गई तो ये जो रिपोर्ट है ये ठंडे बस्ते में चली गई अगले आने वाले 10 साल तक। फिर 10 साल के बाद फिर जब आए वीपी सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन 1990 में हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह। उन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस किया रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन वुड बी इम्प्लीमेंटेड, और उन्होंने कहा कि भाई इसका जो रिकमेंडेशन है बीपी मंडल का जो रिकमेंडेशन था, अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अब हम उसको एनफोर्स कर रहे हैं, अब वो जो है गवर्नमेंट में आएगा, ओपन होगा, ठीक है। द अनाउंसमेंट विटनेस्ड violent protest all over India, especially in northern and western India, and many students immolated themselves in protest and few of them died as well. जैसा मैंने कहा, देखो ठीक है, 50% रिजर्वेशन या 100% पॉलिटिक्स। अब ये 50% रिजर्वेशन की भी एक बात बताती हूँ मैं आपको। एक सहानी का केस आया था 1992 में, ठीक है, उस केस में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, उसमें रिजर्वेशन की बात हुई और काफ़ी ऐतिहासिक केस माना जाता है वो।
उसी केस के बाद ये तय कर दिया गया कि 50% से ज़्यादा टोटल रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा SC ST और उनको मिला के, और शेड्यूल कास्ट को, SC ST और OBC को मिला के टोटल रिजर्वेशन वुड बी 50%। ठीक है, ये जो निर्णायक डिसीजन लिया गया था ये 1992 में लिया गया था। उससे पहले तो मतलब आप मानिए उससे पहले तो बिल्कुल ऐसे अंशंट कुछ भी जा रहा था, मतलब वो तो 75% तक भी पहुंच गए थे, सोच रहे थे, बात हो रही थी। तो ये जो निर्णायक फैसला है ये लिया गया और इसके बाद ये हुआ कि भाई 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं ना, जो इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया गया था, ये पढ़ रहे हैं 50% रिजर्वेशन एंड 100% पॉलिटिक्स। मतलब ये पूरा राजनीति से प्रेरित ये मामला माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें कोई सोशल जस्टिस, सोशल रिफॉर्म की बात नहीं है, ये 100% पॉलिटिक्स है। ये एक लाइन पढ़ के आप समझ पा रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्होंने क्या लिखा था। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि किस तरह का नेशन वाइड प्रोटेस्ट इसमें हुआ। खासकर जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स की और वेस्टर्न स्टेट्स की, बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन उस लेवल पे, बहुत ही मास प्रोटेस्ट उस लेवल पे हुआ। बहुत जो लोग हैं वो बिल्कुल सड़कों पे आ गए थे। वो अन्ना हज़ारे वाला मूवमेंट आपको याद आता है, अन्ना हज़ारे वाला वो नॉन करप्शन वाला मूवमेंट, मतलब वो तो फिर भी कम था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई थी तो लोग, जब मंडल कमीशन को इन्फोर्समेंट की बात आई, लोग सड़कों पे आ गए थे। लोगों ने अपने आप को आग लगा ली, देह जो है अपना वो बिल्कुल लोगों ने वो कर दिया, एमोलेट कर दिया अपने आप को। कई लोगों की उसमें जान चली गई। इतना नेशन वाइड प्रोटेस्ट उस पर किया गया था। ठीक है, ये देखिए ये आ गया ना इंदिरा साहनी केस, यही था इंदिरा साहनी केस जो था। इसके सिवियर ऑपोजिशन के बाद इसमें हुआ था ओबीसी रिजर्वेशन रीच द सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट में 1992 में आया। बहुत फेमस जजमेंट माना जाता है इंदिरा साहनी जजमेंट, जो कि मंडल केस पे आया था और इसी में बात की गई थी किसकी, 50% रिजर्वेशन की, कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया upheld 27% for OBC but also stated that only caste was not an indicator of the social educational background। 27% तो उन्होंने रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि 50% से ज़्यादा टोटल नहीं होगा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सोशल, जिसको आप बोलते हैं सिर्फ कास्ट जो है वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस का मापदंड नहीं हो सकता, मानक नहीं हो सकता, ये बात उन्होंने तय की। ठीक है, यही टाइम था जब 27% के अलावा बाकी जो है वो SC ST का रिजर्वेशन माना गया। Also to ensure the benefit of the recommendations of the Mandal Commission percolated down to the most backward communities, the creamy layer criteria, ये जो creamy layer आज की डेट में आप सुनते हैं, ये जो टर्म है, ये जो टर्मोलॉजी द creamy layer, वो भी ये जो इंदिरा साहनी वर्सेस का जो केस था, वर्सेस स्टेट का जो केस था, जो कि बहुत निर्णायक माना जाता है, बहुत ही माइलस्टोन जजमेंट माना जाता है, उसी में पहली बार ये टर्मोलॉजी द क्रीमी लेयर एज वी कॉल इट केम इनटू बीइंग, केम इनटू वोग। ठीक है, वाज इन्वोक्ड। तो अगर आपसे पूछे कोई, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी माना जाता है कि अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो कौन सा जो जजमेंट है उसको माइलस्टोन मानते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए दैट इज इंदिरा साहनी, या फिर साहनी केस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नाउ आफ्टरमैथ ऑफ द मंडल कमीशन, इसके बाद क्या हुआ? Opposition to Mandal Commission had faced mainly opposition on two grounds, that reservation would compromise the merit and can reservation be given on economic lines। ठीक है, अब ये तो वही वाली बात होगी जो इकोनॉमिक लाइंस की तो हमने बात कर ली कि भाई EWS को दो ना, EWS को आप दो रिजर्वेशन, लोग मनाही नहीं करेंगे कि आप EWS का होता है, EWS रिजर्वेशन भी होता है, EWS रिजर्वेशन भी होता है, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाता है। पर ये बात की जा रही थी कि आप ये OBC और ये जो आरक्षण है इनको ख़त्म करके EWS को दीजिए, तो ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये बात की गई कि भाई अब तो आज़ादी के इतने साल हो गए, अब का क्या अनटचेबिलिटी, अब का अनइक्वल जस्टिस। लोगों का कहना है कि अब तो बराबरी आ गई, अब तो डेमोक्रेसी है, अब तो सबको आप इक्वली ट्रीट कीजिए, अब किसी को क्यों वो मिलेगा, आप किसी को क्यों रिजर्वेशन देना है? अगर देना ही है तो आप इकोनॉमिक सेक्शन के हिसाब से दीजिए कि भाई ये जो है ये आर्थिक तौर पे कमज़ोर वर्ग है तो हम इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, या आप फिजिकली डिसेबल्ड को दीजिए, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन आप सिर्फ उनको दीजिए। मतलब बात अभी कुल मिला के ये है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को या फिजिकली डिसेबल्ड को तो रिजर्वेशन अभी भी मिलता है। ठीक है, लेकिन बात ये कही जा रही है कि भाई अब जाति के बेस्ड पे रिजर्वेशन आप हटाते क्यों नहीं? ये एक ऑपोजिशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग इसको अक्सर करते हैं, लेकिन ये सरकारी मुद्दा नहीं है ना। इसके अगेंस्ट कोई सरकार नहीं बोलेगी, चाहे वो ऑपोजिशन में हो चाहे वो रूलिंग हो। आप कभी किसी सरकार को ये बोलते हुए नहीं देखेंगे कि हम देश से रिजर्वेशन हटा देंगे, या हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, या हम इकोनॉमिकली वीकर
सेक्शन या फिजिकली डिसेबल्ड या जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको देंगे। ये कोई नहीं बोलेगा। मतलब एक दूसरे की बड़ी खिंचाई करेंगे हर मामले में। आप देखते हैं ना, पार्लियामेंट सेशन देखते हैं, विधानसभा के सेशन अगर आप देखते हैं, एक दूसरे की हर मामले में खिंचाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई हाथ नहीं डालता। इस मामले में आप नहीं देखे कि कांग्रेस ने मोदी जी को घेरा, या मोदी जी ने इसके बारे में जो जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने घेरा, या एनडीए ने यूपीआई को घेरा, या यूपीआई ने एनडीए को रिजर्वेशन के मामले में घेरा। ये सब कुछ नहीं होता। इस एक मामले में सब चुप्पी साध लेते हैं, कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि मालूम है कि सबकी राजनीति जो है, सबकी जो राजनीतिक चूल्हे हैं वो इसी टॉपिक से चल रहे हैं भारत में। अगर आपने इसको कर लिया तो आप सरकार नहीं चला पाएंगे, आपका वोट बैंक चला जाएगा, आपकी कुर्सी जो है वो डगमगा जाएगी। ठीक है, तो ये 2 ग्राउंड्स पे क्या किया गया? पहली बात जो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जो मुद्दा उठाया गया वो तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मुद्दा उठाया गया कि भाई आप मेरिट तो बचा ही नहीं, आप अगर रिजर्वेशन किसी को दे रहे हो तो आज की डेट में भी आप बार बार देखते हैं, आज भी ये चीज़ें होती हैं कि उसमें कहा जाता है कि भाई किसी को पता चला कि MBBS है या कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहा है, कुछ भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहा है, उसमें फला फला रैंक आई, और उसके बाद क्योंकि वो सवर्ण था तो उसका हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में था तो उसके बहुत कम नंबर थे तो भी हो गया, है ना। तो इसके ऊपर बात हुई कि भाई आप मेरिट कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे हो, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द मेरिट। तो ये सबसे बड़ा इसका 2 मुद्दे जो थे, इसके ऊपर सबसे बड़ा जिसके ऊपर आप कह सकते हैं ऑपोजिशन हुआ वो ये था, जो देशव्यापी ऑपोजिशन हुआ उसका कारण ये था। अब हम बात करते हैं, however it revolves around vote bank politics which defeat the original purpose of reservation policy. As I tell you, है ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स थी तो मतलब ये सोशल जस्टिस और सोशल एम्पावरमेंट और सोशल इक्वालिटी का जो कॉज था, ऑब्जेक्टिव था, सोच अच्छी थी, जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरह डिफीट कर दिया किसने? वोट बैंक पॉलिटिक्स ने। ठीक है, defeating the intended goal of reservation policy in order to fulfill populist demand, political parties continue to expand reservation to extent that communities who are well off avail reservation quotas. ये जो बात है ना कि आज भाई अगर आपके पिता IAS हैं, चलिए ठीक है, आपके पिता IAS हैं तो बेटे को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके पिता तो अब बहुत हायर उस पर चले गए ना। अब आपको कोई इनइक्वालिटी नहीं है, आपको कोई आप छुआछूत या आप कोई सोशल इनइक्वालिटी फेस नहीं कर रहे हैं, तो उनके बेटे को क्यों मिलना चाहिए, बात इसकी हो रही थी। लेकिन इस बात पे भी कोई हाथ नहीं रखेगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं कर सकती। बार बार मैं आपसे वही कह रही हूँ कि जो बेसिक गोल था, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था समाज में इक्वालिटी लाने का, पारदर्शिता लाने का, बराबरी लाने का, वो गोल तो अपनी जगह चला गया, वो तो बिल्कुल दरकिनार हो गया। पॉलिटिक्स जो है वो हावी हो गई है। ठीक है, This has undermined the entire purpose of the reservation and visaged as a tool of address historic injustice and made it an exercise in power distribution and employment generation. ये वही वाली बातें हैं, हम इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं क्योंकि डिस्कशन हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं इसके ऊपर। ठीक है, अगेन ये वही वाली बातें हो रही हैं कि क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स आ गई और इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि ये जो सोशल जस्टिस का जो फंडा था, जो ऑब्जेक्टिव था, जिसको हम लेके चले थे कि सालों तक जो प्रताड़ना उन्होंने बर्दाश्त की थी, जो उनको अलग कर दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था, जो शोषण उन्होंने बर्दाश्त किया था, जो हीनता मतलब उनको एक साथ हीन भावना के साथ उनको देखा जाता था, जो एक आप कह सकते हैं जो तकलीफ़ उन्होंने बर्दाश्त की थी, जो एक ह्यूमिलिएशन उन्होंने बर्दाश्त किया था, वो सब तो अपने तरफ दरकिनार हो गया। लेकिन ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया, एक तरह का एक पॉलिटिकल टूल बन गया, जिसके थ्रू पॉलिटिक्स, राजनीति जो है बहुत अपने चरम पे पहुंच गई और राजनीति करने लगे लोग और राजनीति का एक ऑब्जेक्टिव बन गया। तो इट बिकेम अ पॉलिटिकल टॉपिक इंस्टेड ऑफ दी सोशल टॉपिक। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव था सोशल इक्वालिटी का, वो अपनी तरफ से ख़त्म हो गया। जो हिस्टोरिक इनजस्टिस था, जो सालों से मैंने जैसा कहा ना, हिस्टोरिकली जो चीज़ें गलत आती जा रही थी, उनको रिफॉर्म होने की जगह एक पॉलिटिक्स में अपनी जो जिसको आप कहते हैं मजबूती लाने के लिए, या पॉलिटिक्स में उनको लुभावने सपने दिखा के, या उनको एक अलग अलग चीज़ों के वादे करके, या उनको रिजर्वेशन की आप जिसको बोलते हैं ना एक तरह से एक लॉलीपॉप पकड़ा के, आपने क्या किया, आपने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स सिद्ध कर ली, आपने अपनी कुर्सी बचा ली। ठीक है, तो उसकी बात हो गई। अब अनइक्वल बेनिफिट एंड क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड्स, ये इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अकॉर्डिंग टू रोहिणी कमीशन के हिसाब से अगर हम बोलते हैं, आउट ऑफ ऑलमोस्ट 6000 caste communities in the OBC, only 40 such communities has gotten 50% reservation benefit for admission in central education institution and recruitment of the civil services.
हालांकि रोहिणी कमीशन की एक रिपोर्ट है कि भाई जो भी एक नंबर किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था, उस पर स्टडी की गई एंड दे केम डाउन टू अ पर्टिकुलर नंबर, कि उसमें एक सैंक्शन आया कि नंबर आया कि भाई इतनी जो कम्युनिटीज़ हैं, इतनी जो कास्ट हैं वो ओबीसी के दायरे में आती हैं, या ओबीसी में हम काउंट करते हैं। उसमें से पता चला कि आप ये मान लीजिए कि कितना नंबर उन्होंने कहा, तकरीबन बहुत नंबर आया, 6000 के आसपास उन्होंने इसकी लिस्ट जो थी लिस्टिंग की कि ये जो है इनके साथ जो है वो उनको बैकवर्ड क्लास में आती हैं। पर पता चलता है कि कहाँ 6000 और कहाँ 40, है ना। 40 जो है वो बोला जाता है कि भाई सिर्फ 40 ही ऐसी कम्युनिटीज़ हैं ओबीसी में जिनको आप कह सकते हैं कि उनको भी 50% रिजर्वेशन मिला है, काहे में, जो सर्विसेज होती हैं उसके अंदर, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या रिक्रूटमेंट में, या रिक्रूटमेंट मतलब जो नौकरी मिली है उसमें, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जहाँ पे संस्था में किसी बच्चे ने, अगर विद्यार्थी ने ओबीसी से अगर वो बिलोंग करता है तो उसने एडमिशन लिया है उसमें, ठीक है। या सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज मतलब आपकी स्टेट पीएससी की भी बात हो रही है और यूपीएससी की भी बात हो रही है, ठीक है। तो ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट थी। अब दिस हैज लेड टू अ पॉलिटिकल डिवाइड एंड डिमांड फॉर सब कैटेगराइजेशन, अ प्रोसेस कंकरेंटली अंडरवे। फिर क्या बात हुई, अब इसकी जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई अगर ये कैटेगरीज का दिक्कत है तो अब इसको क्या करते हैं, अपन सब कैटेगरीज बना देते हैं, है ना। मतलब इसका जो डिवीजन हुआ है पहले ऐसा कि ओबीसी और एससी एसटी, तो अब इसमें भी ये, चलो उसमें जो कम्युनिटीज़ हैं इसमें भी ये सब कैटेगरीज बनाने की उन्होंने बात की कि इसमें भी अपन सब कैटेगरीज और सब कम्युनिटीज़ बना देते हैं तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। अब ये कितना अच्छे से हो रहा है और ये कितना अच्छे से चल रहा है ये तो आपको मालूम ही है ना। इसमें अभी भी इसके ऊपर चर्चा जो है, मुद्दा चल रहा है, और अभी भी जो बड़ी है राजनीति बढ़िया गर्माती है इस मुद्दे पे। जब भी इलेक्शंस आएंगे, जब भी बात होगी, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हो, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शंस हो, कैबिनेट के इलेक्शंस हो, कहीं के भी हो, इलेक्शंस की अगर बात आती है तो ये मुद्दा जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी अगर इलेक्शन होते हैं ना तो बढ़िया रिजर्वेशन का जो मुद्दा है कि भाई हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये तो होता ही है ना। तो इस बात को आप हमेशा, आप किसी का भी मैनिफेस्टो उठा लीजिए, इस तरह की बातें आपको हमेशा मिलेंगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है। तो बढ़िया राजनीति जो है इस पर गर्माती है, जितनी बार होता है, हर 5 साल में मुद्दे उठते हैं, हर साल ये इलेक्शंस के टाइम पे बातें होती हैं, कंट्रोल किसी से नहीं करते बनता। सबको मालूम है कि राजनीति हो रही है सीधे सीधे, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। वो जो बिल्कुल एक पोस्टर लगा हुआ था ना, 50% रिजर्वेशन और 100% पॉलिटिक्स, दिस इज नो डाउट 100% पॉलिटिक्स। Up cause of social disharmony. The policy of reservation has caused the resentment of those communities which do not have a share in reservation. जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आज के टाइम पे ये होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई जनरल क्लास में तो पैदा होना पाप है आज की डेट में। अगर आप जनरल में पैदा हो गए तो ना आपको को वो मिलना है, सीट मिलनी है किसी कॉलेज में, ना आपको नौकरी मिलनी है ना। एक ही माइंडसेट हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक जो सोशल डिस्टिंक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। जबरन लोग जो है, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, वो जबरन उनके अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है। किनके अगेंस्ट? जो जिनको रिजर्वेशन मिलता है, जिनको उनको लगता है कि भाई इनको सहूलियत मिलती है, जबकि मेरिट हमारे पास है, नंबर हम लाते हैं तो भी इनको सहूलियत मिलती है ना। और इनको लगता है, अगर आप उधर से बात करते हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है, वो कहते हैं कि भाई हम तो ज़िंदगी भर से इतना शोषण हमको मिला, हमारे बाप दादा का इतना शोषण हुआ, तो हमें अगर रिजर्वेशन मिलता है तो हमारा हक है या हमारा अधिकार है, ठीक है। तो क्या होता है कि दोनों में एक, आप कह सकते हैं ना, क्लास डिवाइड के साथ साथ एक क्लास फाइट भी स्टार्ट होती जा रही है ना। एक क्योंकि आक्रोश है जनरल वर्ग में रिजर्व्ड वर्ग के लिए, और रिजर्व वर्ग के दिल में जनरल के लिए तो है ही। लेकिन अब उसमें एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति होता है जो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है पढ़ाई में, जो एक्चुअली बहुत बढ़िया होता है पढ़ाई में, और उसके बाद अगर उसको पोजीशन मिलती है, वो क्लास में टॉप करता है या उसको नौकरी लग जाती है, तो लोगों को लगता है इसको क्या है, ये तो रिजर्व था, रिजर्व कैटेगरी में आता है, नौकरी लगनी थी। लोग ये भूल जाते हैं कि भाई वो मेरिटोरियस था, वो वैसे भी क्लास में टॉप कर रहा था, तो उसको तो अगर उसको रिजर्वेशन नहीं भी होता तो भी उसके को नौकरी लग जानी थी। तो अगर जो हीन भावना से आप बोल रहे हैं ना, कह रहे रिजर्व कैटेगरी का है, नौकरी तो लगनी थी, तो ये जो है ये उसके लिए कितना ह्यूमिलिएटिंग है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जो अपनी मेरिट पे जीत रहा है, लेकिन वो किसी को ये बात साबित नहीं कर पा रहा है, ये प्रूफ नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर भी एक तरह की प्रॉब्लम है, एक तरह का, उसके अंदर भी एक तरह का ह्यूमिलिएशन या एक तरह की आप कह सकते हैं गुस्सा पनप रहा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती है। जैसे टीना डाबी का आपने नाम सुना होगा। टीना डाबी यूपीएससी की टॉपर रही, ठीक है। उनको बोला गया कि दलित वर्ग की थी और ऐसा था और वैसा था, और उनके पिता जब इतने सवर्ण, अभी मैं बात टीना डाबी की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनकी छोटी बहन जो है वो भी अभी यूपीएससी में, उनकी भी मेरे ख्याल से 11th रैंकिंग या कुछ आई है। टीना डाबी तो खैर टॉपर रही थी, वो अभी मैं, दैट इज़ द करंट थिंग, उनकी सिस्टर की जो अभी रैंक आई है। टीना डाबी टॉपर थी, तो उनके लिए बारे में ये कहा गया कि भाई दलित स्टूडेंट थी, रिजर्व थी, इसलिए टॉप कर दिया यूपीएससी में, कौन सी बड़ी बात है, सेकंड नंबर पे जो आया था उसको मिलना चाहिए था। वो जम्मू एंड कश्मीर के थे,
जो सेकंड बंदा आया था, सेकंड रैंकिंग पे आया था, तो उसकी बात हुई कि वो अथर उसको मिलना चाहिए था, और बहुत सारी बातें उस पर हुई और बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया टीना डाबी को। एंड वी फॉरगेट वेरी कन्वीनियंटली कि वो बंदी जो थी वो सिर्फ यूपीएससी में उसने रिजर्व कैटेगरी की वजह से टॉप नहीं किया, वो बंदी हमेशा से टॉपर रही, ठीक है, वो हमेशा से 100% स्कोरर रही। जब उसने 12th का एग्ज़ाम दिया था अपना, तब उसके 2 सब्जेक्ट में से 2 मेजर सब्जेक्ट जो थे उसमें से उसके 100 में से 100 मार्क्स थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर वो दिल्ली के श्री राम कॉलेज से आप बात करते हैं, लेडी श्री राम कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएट किया, उसमें शी वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। तो वो बंदी हमेशा से टॉपर रही, लेकिन आपने उसको कम कर दिया, आपने उसको हल्का कर दिया, उसकी विक्ट्री को आपने उसको कम आका, ठीक है। उसके नंबर मे बी जो सेकंड आया था उसके नंबर उससे हायर होंगे, उसको आ जाना चाहिए था, वो शायद फर्स्ट आता, लेकिन ऐसा नहीं था कि क्योंकि सिर्फ वो रिजर्व कैटेगरी की थी इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ, है ना। देयर वाज ऑलवेज अ डिस्टिंक्शन। तो ये जो मैं बात करने वाली हूँ, ये जो मैं बात आपसे कह रही हूँ, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आक्रोश जो है, या ये जिसको आप बोलते हैं अनरेस्ट की जो भावना है, ये दोनों ही तरफ है, ठीक है। और ये एक डिसहार्मनी का बहुत बड़ा कारण बन रही है। तो जहाँ से हम इक्वालिटी की बात लेके चले थे, ऑब्जेक्टिव लेके चले थे, वो डिसहार्मनी का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, ठीक है। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। इन परसूट ऑफ सोशल जस्टिस द मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस वर इम्प्लीमेंटेड, हाउएवर ओनली हाफ ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशंस वर इम्प्लीमेंटेड। द कमीशन held that reservation along all financial assistance will remain mere palliative unless the problem of backwardness is tackled at its root. Thus it recommended land redistribution and change in the relation of production. तो क्या हुआ कि मंडल कमीशन की, अगर आप बीपी मंडल को बोले तो बीपी मंडल ने भाई सिर्फ एक चीज़ को लेकर ही बात की थी, उनने 11 मेजर्स पे बात की थी, 11 यार्ड स्टिक्स पर उन्होंने बात की थी, जिसपे उन्होंने सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस पे बात की थी, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं की थी कि ओबीसी की बात हो रही है, उन्होंने सारा ओवरऑल बात की थी। तो कमीशन की भी अगर हम बात करते हैं तो उसके जो रिकमेंडेशंस थे उसको इम्प्लीमेंट तो किया गया, लेकिन पूर्णतः इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। उसमें पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया। उसमें क्या किया गया, जो आधे रिकमेंडेशंस थे उनको तो इम्प्लीमेंट कर दिया, बाकी जो है वो सिरे से गोल कर दिए, ठीक है। उसमें बात फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी हुई थी, उसमें बात इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की भी हुई थी, उसमें बात आपके रिकमेंडेशन की लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की भी हुई थी, और रिलेशन ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन की भी हुई थी। तो ये बातें तो हमने की नहीं, हम ले दे के हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया, हमने ओबीसी का 27% रिजर्वेशन मान लिया और हमने वहीं पर आके हमने अपनी बात खत्म कर दी। पूरी तरह अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरह इसको मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसको, या मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उसको पूरी तरह से नहीं लिया गया या पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं मेकिंग एग्रीकल्चरल इकोनॉमिकली वाइबल एज अ स्मॉल लैंड होल्डर, टेनेंट, एग्रीकल्चरल लेबर, impoverished village artisan, unskilled workers from the bulks of the OBC community. Therefore, it is imperative to make agriculture the backbone of the rural economy की economically viable. तो अब क्या हुआ कि जब बात करते हैं हम OBC की, तो हमें ये समझना होगा कि OBC कौन लोग होते हैं, है ना। OBC वो लोग होते हैं जो कि हर स्तर पे काम करते हैं और बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। अगर आप बात करते हैं, अगर हम लैंड होल्डर्स की बात करते हैं या टेनेंट्स की, एग्रीकल्चरल लेबर्स की बात करते हैं, या हम बात करते हैं जो कि किसी भी तरह से एक कैटल जो बकरियां पालते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, या हम किसी भी लेवल पे बात कर रहे हैं, हम दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, पॉटरी जो बनाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, सूत जो काटते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, अगर हम इन सब की भी बात करते हैं तो ये जो लोग कम्युनिटीज़ हैं ये ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लब कम्युनिटीज़ में आती हैं। तो लेकिन इनमें भी ज़्यादातर जो हिस्सा है, ज़्यादातर जो बड़ा चंक है वो किससे रिलेटेड है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्यों है, कृषि से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि भारत बेसिकली कृषि प्रधान देश है। हमारी इकोनॉमी जो है वो रूरल इकोनॉमी है। रूरल में आज भी जो गांव देहात में भारत बसता है, पहली चीज़ बोली जाती है। दूसरी बात बोली जाती है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कृषि बेस्ड है ना, उस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो अगर आप इसको इकोनॉमिकली वाइबल बनाएंगे, अगर आप देयरफॉर इम्पेरेटिव है कि आप एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली वाइबल बनाइए, क्योंकि जो ज़्यादातर ओबीसी हैं या ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चरल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या उस कार्य से जुड़े हुए हैं जिसमें इस तरह का काम और होता है,
ठीक है, जिसमें आप जो एग्रीकल्चर, जो खेती किसानी का काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं वो हो गए, या जिसमें आप बात करते हैं जो सूत वूत की जो कपाई जो बुनाई करते हैं उनकी बात कर लीजिए, या आप बात करते हैं जो डलिया वलिया बनाते हैं, जूट का काम करते हैं उनकी बात कर लीजिए, या आप जो रुई वगैरह धुनते हैं उनकी बात कर लीजिए। ये सारी ओबीसीज़ के अंडर आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं, तो ये समझना होगा। दूसरी हम बात करते हैं रिवाइविंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू लेसन डिमांड फॉर रिजर्वेशन। There is a need to revive private sector manufacturing. This will attract youth towards lucrative employment avenues in the private sector, and hence there will be less demand for jobs in the public sector and reservations. तो अब बात ये हो रही है कि जब हम बात करते हैं कि हम बड़ी सिंपल सी और सीधी सी बात कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन है तो एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का, है ना, कि भाई जनरल कैटेगरी वाले, अगर आप सुनेंगे आज की डेट में, अगर आप बोलचाल में बातें सुनेंगे तो लोग कहते हैं कि भाई जनरल कैटेगरी वाले हमारा तो क्या ही होना है, हमारा तो क्या ही मिलना है, हमको सब कुछ तो रिजर्व कैटेगरी वाले ले जाते हैं, तो हम क्यों ही मेहनत करें, क्यों ही फ़ायदा, क्या फ़ायदा एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह देने का, होना जाना तो कुछ है नहीं। तो इस तरह का एक माइंडसेट आता जा रहा है लोगों का, है ना। यूपीएससी पीएससी आज भी बहुत बहुत जिसको बोलते हैं ड्रीम करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग तो इसी वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार इतना एक तो एग्ज़ाम टफ, इतना उसकी पढ़ाई टफ, इतना उसके लिए मेहनत करो, और पता चला कि अपना हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि अपने तो कोई कुछ मिलना है नहीं, अपने तो कोई रिजर्वेशन वगैरह है नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे यूथ जो है थोड़ा सा डाइवर्ट होता जा रहा है। यूथ डाइवर्ट होता जा रहा है कहाँ की तरफ? यूथ डाइवर्ट होता जा रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ, या फिर आप ब्रेन ड्रेन भी अगर आप कहेंगे ना, तो ब्रेन ड्रेन भी अगर आप बात करते हैं तो ब्रेन ड्रेन भी आपका यहीं से आता है। आपने ब्रेन ड्रेन सुना है ना, कि जितना अच्छा ब्रेन है इंडिया का, जितना लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, ब्रेन है, वो क्या होता है, वो अच्छे जो इंटेलिजेंट हायर रैंकिंग स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो फिर रुख कर लेते हैं बाहर का, और वो बाहर की इकोनॉमीज़ में अमेरिका चले जाएंगे, यूएस चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, यूके चले गए, एंड वहाँ जाके वो अपना 100% देते हैं, तो उसको आप ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। या फिर प्राइवेट सेक्टर में आना, कि लोगों को लगता है कि यार चलो प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं, वहाँ पर कम से कम ये रिजर्वेशन वगैरह वाला चक्कर नहीं है, वहाँ पे अपने जो मेरिट है उसके बेसिस पे अपन को नौकरी मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट का एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए तो बहुत अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर एक तरह से प्रमोट हो रहे हैं, अच्छे जो टैलेंट है, अच्छा मेरिट जो है वहाँ जा रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्शन है, आप सोचिए कि कहीं ना कहीं लोगों का जो है थोड़ा सा वहाँ से फोकस शिफ्ट होता जा रहा है। तो दोनों उसके प्लस नेगेटिव, प्लस माइनस दोनों ही हैं। प्लस ये है कि प्राइवेट सेक्टर ऊपर आ रहा है, लेकिन ये भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा उसकी जो स्थिति है, जो थोड़ा सा उसकी पॉपुलैरिटी है, जो लोगों को लगता था सरकारी नौकरी का जो चार्म है वो थोड़ा सा घटता जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है यार हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। नॉट दैट कि हम चाहते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि लोगों को थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है यूथ ना, कि हम उनको लगता है कि हमारा कोई चांस नहीं है, मतलब हमको मिलेगी ही नहीं, तो जब मिलेगी नहीं तो इतनी मेहनत हम यहाँ कर लेते हैं, उससे बेटर है। ये माइंडसेट आता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं रिव्यू ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, रिजर्वेशन हैज रिमेन्ड अ पावरफुल टूल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, हाउएवर आफ्टर नियरली 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटी हैज ट्रांसफॉर्म्ड। एज आई सेड राइट, कि जब हम बात करते हैं तो यार ये जब बनाया था नेहरू जी ने, किन्ने ने अपने कैबिनेट में बात की थी, या फिर अंबेडकर ने बात की थी, या जो भी बातें हुई थी, ये बात हो रही है कब की, लाइक हम तकरीबन बात कर रहे हैं आज से 70 साल पहले की, है ना। 75 साल तो हमारी आज़ादी को लिए, मान लीजिए आप 70 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो 70 साल पहले उन्होंने ये बातें सोची थी, है ना। मतलब 1940s, लेट 40s से जब ये समझ में आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास, कि भाई अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा, तब से इसके ऊपर इस मसौदे पे काम करना चालू हो गया था, रिजर्वेशन में बातचीत जो थी शुरू हो गई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 75 साल हमारी आज़ादी के, 70 साल आप ये मान लीजिए कि इम्प्लीमेंटेशन मान लेते हैं कि 1 साल के बाद, 3 साल के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया था। मतलब आप इसको मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 ईयर्स से इसके ऊपर बातें और काम चल रहा है ना। इसके बीच का आप समझ लीजिए 70 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली उसके इम्प्लीमेंटेशन को, और 80 ईयर्स ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस ऑन दैट। ठीक है, तो उसमें जो इंडिया का भाई जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिनेरियो था वो पूरी तरह से बदल गया है। 70-80 वर्ष का जो पीरियड होता है, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, वो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा पीरियड है। उसमें दुनिया बदल गई है, पूरी दुनिया। जो आज से आप आज़ादी के समय का भारत और आज के भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है, तो इसमें भी अमेंडमेंट और संशोधन होने की
ज़रूरत है, जैसे बाकी चीज़ों में अमेंडमेंट और संशोधन होते हैं, ठीक है, नए बिल्स लाने की ज़रूरत है, नए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, नई तरह से उसको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको जान के हैरानी होगी कि बीपी मंडल साहब ने जो लिखा था, मतलब जो ये कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, उसका बेसिस उनने सेंसस का क्या लिया था आपको मालूम है? 1931 का सेंसस उनने उसको बेस बनाया था, क्योंकि वो लास्ट सेंसस था जो कि धर्म के उसके आधार पे इलेक्टोरेट पे बात हुई थी, ठीक है। तो उसको उनने सेंसस को आधार बनाते हुए उन्होंने उस पर काम किया था। तो अब आप सोचिए कितने साल और कितना फर्क आ गया भारत में। तो अब इसमें ज़रूरी है कि अफर्मेटिव एक्शन है, ठीक है, अगर आप रखना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस और संशोधन करने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही, जिस पे ध्यान देना जिसको कहते हैं आज की डेट की सच्चाई है, अनिवार्यता है, लेकिन नहीं हो रहा। Therefore, a strong political will is required to review the reservation policy and establish egalitarian society। अब जब बात हो रही है कि भाई आपको एक इक्वलेंट समाज की स्थापना करनी है, तो बहुत कड़ा जो निर्णय है वो लेना पड़ेगा सरकारों को, और उनको अपनी पॉलिसीज़ में रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, उनको इसमें चेंज करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज़ अगेन द सेम कि वो करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी रोटियां काहे पे सेकेंगे अगर ये बात ख़त्म हो गई तो, है ना। उनका पॉलिटिकल एजेंडा ही ख़त्म हो जाएगा, पॉलिटिकल मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। डिवाइड एंड रूल सिर्फ अंग्रेज़ों की पॉलिसी थोड़ा है, शुरुआत उन्होंने की थी, इस्तेमाल सब करते हैं आज की डेट में। डिवाइड एंड रूल जो है वो बेसिकली रूल करने की पॉलिसी है, अंग्रेज़ों की पॉलिसी नहीं है, और वो सब जगह होता है, हर स्तर पे की जाती है आजकल, ठीक है। आप इसको हम कंक्लूड करते हैं। Implementation of Mandal Commission recommendation empowered communities, but the current architecture of reservation needs a review with the aim of creating just, inclusive and equal society without pandering to the populist movement, as we are discussing over and over and over and over again कि हमको इसमें काम क्या करना है। बहुत अच्छी चीज़ थी, ऑब्जेक्टिव बहुत सही था, विजन बहुत सही था कि दुनिया में भारत में इक्वालिटी लानी है, सोशल जस्टिस लाना है, सोशल एम्पावरमेंट लाना है, बैकवर्ड क्लासेस को मेन जिसको बोलते हैं फोर फ्रंट पे लाना है, सबकी बराबरी पे सबको खड़ा होना है, एक प्लेटफॉर्म देना है, फेयर प्ले ग्राउंड देना है सबके लिए, ये ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इतने सालों के बाद अब चूंकि भारत में इतना फर्क आ गया है, 75 सालों की स्वतंत्र भारत में अब उसका पूरा नक्शा बदल गया है। सोशियो इकोनॉमिक जो चीज़ें थी, जो वर्क थे, जो चैलेंजेस थे, वो बदल गए हैं, रिक्वायरमेंट बदल गई है, नीड ऑफ एन आवर बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तो अब उसमें रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। उसके लिए किसी भी सरकार को या राज्य सरकार को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना जिसको बोलते हैं कमर कसनी होगी, और बहुत ही मजबूत फैसले कुछ लेने होंगे, और रिफॉर्म्स और रिव्यू करने की उसको ज़रूरत है, जो कि उस टाइम के बनाए हुए नियम थे, कायदे कानून थे उनको, ठीक है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक पूरे सब जो एक्चुअली अगर आप चाहते हैं कि देश में सॉवरेनिटी रहे, इक्वालिटी रहे, जो कि हमारा प्रिंसिपल है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, सॉवरेनिटी सब मेंटेन की जा सके भारत के संविधान की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में इसको पूरी ऑब्जेक्टिवली देखकर इसको समझा जाए, और इसका निरीक्षण किया जाए, और उसको रिव्यू किया जाए, और रिफॉर्म किया जाए। गॉट इट? इसके साथ आ गए हैं हम एंड पे एक ऐसी बात के जो कि बहुत सेंसिटिव सा मुद्दा है। अभी आप काफ़ी छोटे हैं तो आपको शायद उतना इसकी गहराई या इसका जो इम्पैक्ट है उसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको न्यूट्रल दिमाग से समझेंगे, सोचेंगे, यह आपको पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये बैकबोन है हमारी व्यवस्था की, ठीक है। एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना बहुत ज़रूरी है। आपको जितने भी आप टॉपिक पॉलिटिकल पढ़ेंगे, आपको समझना, आप जब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स आप सुनते होंगे या रिजर्वेशन सुनते होंगे तो आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कंसेप्ट जो है यहाँ से ईजी हो जाएंगे, समझना आसान हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, शुरुआत का जो है ना अपन ने जो इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। अगर उसमें भी कहीं कंफ्यूजन है तो आपको मालूम है कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो कैसे एसेस करना है, कैसे एक्सेस करना है। आपको क्या करना है, आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, ठीक है। अब जो भी कंटेंट हमारा होता है फ्रॉम K-12 टू NTSC ओलंपियाड सब कुछ मिलेगा आपको एक्सप्लोर करना होता है टॉप कोर्सेज का ऑप्शन, वहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेंगे। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, आपको जाना है ऊपर और आपको वहाँ पे क्लिक करना है, और आपको जैसे ओलंपियाड पे आपने क्लिक किया तो हम ओलंपियाड में जो भी हम देते हैं वो आपको ओलंपियाड में मिल जाएगा। चाहे आप उसमें इंग्लिश दे लीजिए, मैथ्स बोल लीजिए, साइंस बोल लीजिए और GK ओलंपियाड बोल लीजिए, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, राइट। अब GK ओलंपियाड में वॉच नाउ पे जाना है,
क्लिक किया तो ये सिलेबस ओवरव्यू मिल गया वॉच चैप्टर वाइज के हमारे जितने वीडियोस हैं आपको सबका नीचे सिलेबस ओवरव्यू मिल गया। इसको ऊपर स्क्रॉल करते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई कौन से वीडियोस जाने हैं, किस तरह की पढ़ाई है, किस तरह की चीज़ें गई हैं, कौन सा कंटेंट है, सब मिल जाएगा सीक्वेंस में। बिल्कुल कहीं ऐसे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ना है वो टॉपिक जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, ऐसा स्क्रीन खुलेगी, ऐसी विंडो खुलेगी, जो पढ़ना है जितना पढ़ना है आप कीजिए। जैसे भी मंडल कमीशन है, इनिशियल जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें ही हमने ज़्यादातर सब बात कर ली थी, तो शुरुआती अगर देखना है तो उसको दोबारा पढ़ो, पूरा सुनना है वेल एंड गुड, नहीं सुनना नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। हिंदी मीडियम की हम बात करते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी थे, कई विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो कहते थे यार सब कुछ अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाता है, हर प्लेटफॉर्म पे आप जहाँ देख लीजिए सब अंग्रेज़ी में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ कि यही सोचते हुए समझते हुए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल आया है, जिसमें सब कुछ जो है वो हिंदी में पढ़ाया जाएगा, हमारी अपनी भाषा में पढ़ाया जाएगा, आपको लिखा भी उसी में जाएगा, पढ़ाया भी उसी में जाएगा, तो वो समस्या दूर हो गई। अब YouTube की बात कर लेते हैं। YouTube में हमारे जो वीडियोस हैं वो कैसे आते हैं, ये तो YouTube पे भी हमारे वीडियोस इन जनरल भी हम कैसे आते हैं, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आते हैं ओलंपियाड के, सोमवार मंगलवार बुधवार सुबह 10 से 7 बजे तक अलग अलग अंतराल पे। शाम के 7 बजे आता है IGKO, दैट इज़ इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड एजुकेशनिस्ट। मैं हूँ और मेरा ये वीडियो आता है IGKO का, और इसको आपको मालूम है ना, आपको इस पर प्रीमियर आप सेट कर सकते हैं, और इस पर अगर आपको देखना है तो उसमें बेल आइकॉन पे भी आप सेट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। YouTube पे तो आपको मालूम ही है कि YouTube पे हमारा जितना कंटेंट है, आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ सीक्वेंस में आपको जमा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ जो फेसबुक पे और इंस्टा पे सब कुछ आपको अवेलेबल होगा, सारे अपडेट्स आपको रेगुलर मिलेंगे, टाइमली मिलेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ आपकी मिस आउट नहीं होगी, ठीक है। अब मंडल कमीशन या मंडल मूवमेंट तो आपने पूरा समझ लिया, पूरा आपको एक वो जो पूरा जिसको बोलते हैं ना, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग, एक बैकग्राउंड आपके दिमाग में बन गया। अपन ने बहुत सारी बातें कर ली, अपन ने बिल्कुल किसको बोलते हैं, अपन ने हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन से लेके ऋग्वेद से लेके अपन ने सब बातें कर ली, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी ऐसी चीज़ लगती है कि ये नहीं समझ में आया या ये क्या बोला मैम ने, ये क्या है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, आई कैन ऑलवेज गेट बैक टू यू। इसको समझ लिया ना तो बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है, इस देश का जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से वोट बैंक चलता है, वोटिंग चलती है, इलेक्टोरेट क्या होता है, बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, कोई और डिस्कशन के साथ, कोई और IGKO के टॉपिक के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और जिसको समझना बहुत ज़रूरी हो सकता है। सो बाय देन आई विल साइन ऑफ एंड यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच।